मैथियास लैला के और करीब झुका। उसकी उंगलियां कोमल लेकिन दृढ़ता से उसके चेहरे को थामे हुए थीं। जब उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने ये सब सिर्फ ऐसे खोखले शब्द सुनने के लिए नहीं किया है, उसके प्रतिक्रिया देने से पहले उसके होंठ उसके होंठों पर आ टिके। एक पल के लिए लैला जड़ हो गई। उसका शरीर झटके से सख्त हो गया। अचानकपन से उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर लगभग अनिच्छा से उसकी पलकें झपक कर बंद हो गई। मैथियास की आंखें भी बंद हो गईं और एक छोटे से खतरनाक पल के लिए मानो पूरी दुनिया गायब हो गई हो। लेकिन हकीकत उतनी ही तेजी से वापस आ गई। लैला हाँफ उठी। उसकी सांस उसके सीने में दर्दनाक ढंग से अटक गई। घबराहट उसके भीतर उमड़ पड़ी और उसने अपनी हथेली उसकी बांह पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की। उसने उसे नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने अपनी पकड़ और कस ली। उसी हाथ को थाम लिया जिससे वह उसका विरोध कर रही थी। उसकी पकड़ मजबूत थी, अडिग। मैं नहीं कर सकती। मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। डर और उलझन आपस में गूंजते हुए उसके विचार बिखर गए। अपनी बची खुची सारी ताकत समेटकर लैला ने हताशा में और जोर से धक्का दिया। इस बार वह उनके बीच थोड़ा सा फासला बनाने में कामयाब हो गई। उनके चेहरे अब भी खतरनाक रूप से करीब थे। उसका हाथ उसकी छाती पर टिका था। उसकी आसमान सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। मैथियास ने उसे देखा। उसकी गहरी नीली आंखें और गहरी हो गई थीं। उनमें एक साफ, नकारा न जा सकने वाली चाह भरी थी, जिसने उसके दिल की धड़कन और तेज कर दी। लैला का चेहरा झलसा रहा था। उसकी आंखें दर्द और भ्रम से चमक रही थीं। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था, इतना तेज कि मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। ये गलत है। तेजी से सांस खींचते हुए उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और अचानक मुड़कर अपने कमरे की ओर भागी। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। मैथियास ने सहजता से रेलिंग के ऊपर छलांग लगाई और पीछे से उसे पकड़ लिया। एक ही तेज हरकत में उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल वह खुद रेलिंग पर बैठा हुआ था। उसकी कमर के चारों ओर एक बांह मजबूती से लिपटी हुई, उसे अपने करीब खींचे हुए, जैसे भागने का कोई रास्ता कभी था ही नहीं। उसने अपना अंगूठा उठाया और उसे धीरे से उसके होंठों पर फेर दिया। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, नरम और खतरनाक रूप से शांत। उसके स्पर्श के नीचे उसके होंठ कांप उठे, उसके डर और उस चीज को उजागर करते हुए जिसे वह नाम नहीं देना चाहती थी। फिर वह फिर से झुका और उसे चूम लिया। लैला ने एक बार फिर उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। उसकी उंगलियां कमजोरी से उसकी कोट में मुड़ गईं। उसका विरोध ढीला पड़ गया। उसका हाथ ढीला हो गया और उसकी आंखें अनिच्छा से बंद हो गईं। उसी समय कॉटेज के अंदर बिल रसोई में था, सावधानी से सूप कटोरों में डाल रहा था। मेज पर रखते हुए उसने आवाज दी, लैला। अपना नाम सुनते ही लैला मैथियास की बाहों में जोर से चौंक गई। लैला! बिल ने फिर पुकारा, इस बार और ऊंची आवाज में। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक गई। अगर अंकल बिल अभी यहां आ गए तो। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मैथियास ने सब समझ लिया और उसके होंठों पर एक हल्की, जानने वाली मुस्कान उभर आई। उसने जेब में हाथ डाला, एक रूमाल निकाला और पूरे इत्मीनान से अपने होंठ पोंछे। फिर लैला की स्तब्ध उलझन के बीच उसने वही कपड़ा फिर उठाया और बहुत नरमी से उसके होंठों पर भी फेर दिया, जैसे किसी अंतरंग, निर्विवाद चीज को सावधानी से मिटा रहा हो। इसके बाद वह झुका, उसके चश्मे उठाए और लगभग असाधारण सावधानी से उन्हें वापस उसके चेहरे पर रख दिया। लैला बस उसे देखती रह गई, अपनी जगह जमी हुई। उसके शांत, सोच समझ कर किए गए हर कदम से उसके विचार बहुत पीछे छूट गए थे। उसकी सांस उथली और अस्थिर थी। उसने उसका हाथ लिया, बहुत नरमी से, और उस खुले हुए हाथ में रूमाल रख दिया। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए उसने शांत, सपाट आवाज में कहा, धोकर लौटा देना। तभी बिल पहले ही दालान में आ चुका था। उसके कदम उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उसने अपने आप से बुदबुदाया, इससे क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं दे रही? उसका हाथ दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ा। ठीक उसी पल लैला सिहर गई और अंदर से ही दरवाजा झटके से खोल दिया। जी अंकल, उसने झट से कहा। उसकी आवाज जरा ज्यादा ऊंची, जरा ज्यादा घबराई हुई। क्या आपने मुझे बुलाया था? बिल अचानक रुक गया, उसकी अचानक मौजूदगी से चौंक कर। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया, उसने कहा। तुमने जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कुछ हो गया होगा। लैला ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। ओह, सॉरी अंकल, शायद मुझे झपकी आ गई थी। हवा बहुत अच्छी लग रही थी। तुम सो गई थी? बिल हल्के से हंसा। हाँ हाँ, ठीक है। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो थोड़ी देर में बाहर आ जाना, ठीक है? जी अंकल, उसने कहा। बिल मुड़ा और चला गया। अभी दरवाजे पर खड़ी
लैला ने धीरे से अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया। बाहर मैथियास पहले ही अपने घोड़े पर सवार था। एक क्षण के लिए वह रुका, जैसे उसकी नजर को महसूस कर लिया हो, फिर मुड़ गया और अंधेरी रात में आगे बढ़ गया। उसकी आकृति धुंधली पड़ती चली गई। तभी उसके पैरों ने आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया। लैला फर्श पर फिसलकर बैठ गई, खुद को संभालने के लिए बिस्तर के किनारे को थामे हुए। उसने एक बार फिर अपने होंठ पोंछे, फिर ठिठक गई। वह अब भी रूमाल पकड़े हुए थी। उसके हाथ कांपते हुए उसके चेहरे की ओर उठे और आखिरकार जिन आंसुओं को वह रोके हुए थी वे बह निकले। कुछ दिन बाद स्कूल में प्रिंसिपल ने गंभीर भाव से लैला की ओर देखा, अचानक नौकरी बदलने का अनुरोध सौंपते हुए। क्या आपको पूरा यकीन है मिस विल्सन? अपने हाथ सलीके से जोड़े हुए लैला ने हल्का सा सिर झुकाया और संयत आदरपूर्ण स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं सचमुच किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर चाहती हूँ। प्रिंसिपल की कठोर नजर नरम होकर एक हल्की उलझी हुई मुस्कान में बदल गई। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, उसने कहा। क्या आपने नहीं बताया था कि यह स्कूल आपके घर के सबसे करीब है? वह शांत स्वर में आगे बोला, अगर आप अभी ट्रांसफर लेंगी तो आपको शहर से बाहर के स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, लैला ने बिना झिझक कहा, मुझे इसका पता है। अगर आपको यहाँ किसी तरह की परेशानी हो रही है, प्रिंसिपल ने दयालुता से जोड़ा, तो कृपया मुझे बताइए। अगर मेरे बस में होगा तो मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। लैला ने सिर हिलाया। ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं बस नए अनुभव पाना चाहती हूँ। एक बड़े संसार में। एक बड़ा संसार? प्रिंसिपल ने दोहराया, सोचते हुए। मैं आपकी भावना समझता हूँ मिस विल्सन। फिर भी आपने यहाँ पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और बच्चे आपसे काफी जुड़ गए हैं। मेरी सलाह होगी कि आप इस पर और सोचें और अगले सेमेस्टर में ट्रांसफर पर विचार करें। लैला ने शालीनता से सिर झुकाया। उसके सीने के बोझ के बावजूद उसका आसन शांत था। मैं समझती हूँ। उस दिन बाद में जब वह अपनी साइकिल को चुपचाप बगल में चलाते हुए घर लौट रही थी, लैला ने सिर्फ अपने लिए धीमी आवाज में कहा, मैं प्रिंसिपल की सलाह समझती हूँ, लेकिन मेरा फैसला पहले ही तय हो चुका है। वह आरविस छोड़ देगी। ये निष्कर्ष उसने कई बेचैन रातों और लंबे पीड़ादायक विचारों के बाद निकाला था। छोड़ने का मतलब था उस शांत परिचित जीवन से दूर जाना जो वह अंकल बिल के साथ साझा करती थी। लेकिन उसने आराम के बजाय साहस चुना था। उसने डगमगाना नहीं चुना, क्योंकि उसने एक दर्दनाक सबक सीखा था। किसी चीज को जबरदस्ती थामे रखने की कोशिश सिर्फ और बड़ा नुकसान लाती है, जैसे उसने काइल को खो दिया था। आखिरकार मैं बस अपनी मूल योजना पर ही लौट रही हूँ। वह सप्ताहांत में अंकल बिल से मिलने आ सकती थी। भले ही उसकी पढ़ाई में देरी हो जाए, भले ही उसकी ज्यादातर बचत अब हॉस्टल के खर्च में चली जाए, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। बस वह आरविस छोड़ सके, बस वह उस आदमी को पीछे छोड़ सके। उसकी उंगलियां उसके साइड बैग में फिसल गईं, फिर रुक गईं। उसकी नजर एक सलीके से मुड़े रूमाल पर जा टिकी। मैथियास की आवाज उसके ख्यालों में गूंज उठी, धोकर लौटा देना। लैला चलते चलते रुक गई। अब मैं समझती हूँ कि वह किस तरह का आदमी है। मैं उसे साफ देख पा रही हूँ। अगर वह कभी उससे फिर मिली भी तो अपनी शर्तों पर, इत्तफाक से, न कि जानबूझकर। वह उसे ढूंढेगी नहीं। वह जवाब या किसी तरह का समापन तलाशने नहीं जाएगी। अगर वह बस इस सड़क के किनारे इंतजार करे जहां से उसकी कार हर दिन गुजरती थी, तो किस्मत बाकी सब कर देगी। यही काफी होगा। जब तक आसमान गहराते हुए संध्या में बदल गया, ठंडी हवा ने उसकी नाक और गाल लाल कर दिए थे। उसने खुद को बाहों में समेट लिया, वहीं खड़ी इंतजार करती हुई। फिर उसने सुना करीब आती इंजन की धीमी गूंज। जैसे ही कार पास आई, उसकी हेडलाइट्स की तेज रोशनी उस पर पड़ी, चुभती हुई, अंधी कर देने वाली। कार रुक गई। एक आदमी बाहर उतरा, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, कठोर सफेद रोशनी में डूबा हुआ।